हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिज्म। अपन क्या करेंगे, देखने वाले हैं आज न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग प्रिज्म पे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो बिल्कुल एक वे देखना कैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हमने देखा था प्रिज्म क्या होता है बच्चों। प्रिज्म द ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या करता है, विच हैव टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका ये हो गया, एक ये हो गया, इसे अपन बेस बोलते हैं। और एक ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, दूसरा ये होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म या एपेक्स एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये सारे टर्मिनोलॉजी तो अपना होता है कि इधर से रे से आपकी रे जाएगी और ये प्रिज्म डेंसर बन जाएगा, तो क्या करेगी, बेंड कर देगी। फिर क्या होगा कि फिर ये नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रे हो जाएगा, तो फिर ये क्या कर अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर देगा। तो ये तुम्हारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा था, ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो रहा था, ये हो रहा था R1, ये हो रहा था आपका R2। और हमें पता था यहाँ से E = R आता R1 + R2। ये फाइनल ले, अगर ये आपकी ओरिजिनल ले, ये होगा डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू आ रही थी बच्चों अपने पास I + E - A आ रहा था, ठीक है। डेल्टा का वैल्यू I + E - A आ रहा था। अब ये डेल्टा = I + E - A बच्चों जो है f ऑफ I का फंक्शन है। तो अगर हम लोग डेल्टा और I के बीच ग्राफ बनाए तो हमने बताया था कुछ ऐसा बनेगा आपका, ठीक है। अब ये आपका पहला बात की पैराबोला है नहीं है ना, तो ये लोएस्ट पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। अगर y एक्सिस पे डेल्टा और x एक्सिस पे क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हम लोग जब इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, अपना I इंक्रीज कर रहा है। जब I इंक्रीज कर रहा है तो हम देख रहे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। तो कभी भी जब I के साथ पूछेगा कि I के साथ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म वेरी कैसे करेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। पहली बात, मिनिमा यहाँ पे आपका मैक्सिमम यहाँ पे मिलेगा मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कब बच्चों मिलता है, I की वो वैल्यू होती है जहाँ पे I और E की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन आपकी दो वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम डेविएशन विल गेट एट टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक तो होगा ग्रेजिंग इमरजेंस, एक होगा ग्रेजिंग इंसिडेंस। यहाँ पे I की वैल्यू 90 होगी और यहाँ पे E की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी थी, है ना। ये सारी चीज़ें बच्चे हमने पढ़ रखी थी। और हमने देखा था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन यहीं से निकाल कर आया था। पहले कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन देख लो बच्चों। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग क्या देख रहे थे कि ये अगर प्रिज्म है तो रे आएगी और बेस के पैरेलल जाएगी और फिर उतनी एंगल से चली जाएगी। ये आपका I और E क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर A है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1/2 लिख सकते हैं या R2/2 लिख सकते हैं, है ना। ये R1 होता था, ये R2 होता था। तो हमने बताया था ना कि आपको जब भी पूछेगा मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। पहली बात I = E होगा और R1 = R2 होगा। दैट्स वाई यहाँ से मिल जाएगा A = R1/2 या R2/2। तो ये कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन था, हमने निकाला था डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। डेल्टा की वैल्यू बच्चों क्या होती थी, यहाँ से n की, इस केस में हम लोग को डेल्टा क्या मिलता था, नहीं n मिलता था। इसी की हेडिंग के अंदर n मिलता था साइन A + डेल्टा m/2 अपॉन में क्या, साइन A/2। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल देन मिनिमम डेविएशन क्या होता था बच्चों, डेल्टा मिनिमम वो होता था आपका n-1 इंटू में A। ये होता था आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन की अपन बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि अगर मान लो कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन आपको चाहिए, तो अगर ये रे है आपकी ऐसे बेंड हुई फिर ऐसे चली गई, ये ओरिजिनल रे तो आपकी ये है। तो एक तो तरीका है कि हम इसे इधर मुड़ा दें, यानी कि ग्रेजिंग करा दें मैक्सिमम। इससे हम लोग क्या करें, इसको पूरा यहाँ तक ला दें, तब ये एंगल मेरा बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि तुम्हारा ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लो ताकि तुम्हारा क्या हो जाए, ग्रेजिंग हो जाए, ऐसे चली जाए। इस केस में क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम डेविएशन मिल जाएगा। इस केस में I की वैल्यू क्या होती थी, मैंने निकाला था। और इस केस में डेल्टा मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती थी, निकाला था। और एक केस क्या हो जाए, इसको अपन पूरा इधर लेके चले जाएं, तो उधर अपन लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देखो आपका ये आपका ऐसे पड़ेगा, नहीं आपकी रे ऐसे जाए और अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से बेंड हो जाए और फिर समथिंग किसी एंगल पे निकल जाए। तो ये आपकी ओरिजिनल ले है, फाइनल लेती है आपकी बन जाएगी डेल्टा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी जितना आपने पढ़ाया था। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स बच्चे, ध्यान से देखना। पहला न्यूमेरिकल लिखो, क्वेश्चन नंबर 1।
एक प्रिज्म बच्चों जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए इक्वल टू क्या है 4 डिग्री है, और बोला कि ऐसे रे है और ये आपकी ऐसे चली गई, ये बेस आपका, और ये आपके ऐसे चली गई, ऐसे दे रखा है। तो बोल रहा है कि डेल्टा का वैल्यू क्या होगी, डेल्टा का वैल्यू क्या होगी, ये बस इतना दे रखा है। अच्छा नहीं, और भी दे रखा है, एन की वैल्यू बच्चों दे रखी है आपकी 3/2। इस प्रिज्म की जो एन की वैल्यू क्या आपकी 3/2 है। बोले डेल्टा का वैल्यू क्या होगी बच्चों, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहा है, ध्यान से देखना। ये जो रे बच्चों क्या है, बेस के पैरेलल है। अगर बेस के पैरेलल है तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन केस आ गई। मिनिमम डेविएशन केस में अपने पास दो फॉर्मूला था, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2 था, और बच्चों एक था साइन a/2 था, यही था। मैंने बोला था कि n दिया होगा और a दिया होगा, देखो दे रखा है। तो डेल्टा में यहाँ से भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना भी करने की जरूरत है नहीं अपने को, क्योंकि इसी को अपन आगे बढ़ाया था। और मैंने बोला था कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आपका स्मॉल हो, अगर एंगल ऑफ स्मॉल हो तो डेल्टा m की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, n-1 इंटू में a। तो एक वैल्यू 4 डिग्री जो कि बहुत स्मॉल है, अगर 60 डिग्री हो 45 डिग्री हो तब हम लोग ये यूज करके यहाँ से डेल्टा m निकाल सकते हैं। पर डेल्टा m मिनिमम डेविएशन के केस में यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। ये डेल्टा पूछा है ना बेसिकली, तो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन आएगा, आपको बताएगा नहीं कि मिनिमम डेविएशन आप निकालो, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा फिगर से, या तो बताना होगा। इस क्वेश्चन बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए बेस के पैरेलल हमें बता दिया क्या, अगर बेस के पैरेलल होगी तो बच्चों क्या होगा आपका मिनिमम डेविएशन केस आएगा। मेरे पास दो फॉर्मूला है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ना, इसको नहीं सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ए क्या आपके एंगल ऑफ प्रिज्म की स्मॉल है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब मिनिमम डेविएशन के केस आएगा दो फॉर्मूले हैं, कौन सा सिलेक्ट करना है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो, अगर ज्यादा हो तो ये करना है। तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा इक्वल टू n-1 इंटू है, डेल्टा इक्वल टू n-1 इंटू में a बच्चों डेल्टा हो गया, n की वैल्यू कितना है 3/2, माइनस में 1 इंटू में a कितना है 4 डिग्री है बच्चों, डेल्टा हो गया आपका 1/2 इंटू में कितना 4 डिग्री है, यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 डिग्री आ गई। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 डिग्री होगा। मिनिमम डेविएशन कितना होगा बच्चों 2 डिग्री का मिनिमम डेविएशन होगा। ओके, अपन बढ़ते अपन आगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में कुछ ऐसे बच्चों, तो ये प्रिज्म में आप बोल रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, ये 75 डिग्री, इसे तो एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं ना। अब बोल रहा है कि ये अगर ऐसे बोल रहा है कि ये अगर ये नॉर्मल होगा यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है ऐसे। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ, और एन की वैल्यू कितनी बच्चों यहाँ पे √2 है। अब बताना है एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। फाइंड एंगल ऑफ इमर्जेंट, है ना, मतलब क्या ए की वैल्यू पता करना है, ये तो हुआ ना बात। चलो इसको देखते हैं बिल्कुल तरीके से, और इसके जो मेथड होगा इसे तुमने फॉलो करना बिल्कुल अच्छे से। इसके मेथड को फॉलो करना, देख लो। हमेशा जब भी इसके क्वेश्चन आएगा तो देखो क्या करना है। अगर ये इधर से ली गई तो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया। अब क्या करोगे, ये क्या होगी, रे इधर जाएगी और क्या होगी, बेंड होगी ऐसे, क्योंकि डेंसर मीडियम है। अगर डेंसर मीडियम है तो हमें ये पता नहीं है कि ये मेरा कितना एंगल होगा, मतलब R1 हमें पता नहीं है, इसे अपन R1 बोलते थे ना, तो ये हमें पता नहीं एंगल कितना होगा। तो अपन क्या करते हैं, इससे अपन मानते हैं R1, तो R1 कितना होगा हमें ये देखना है। तो अपन लगा देंगे स्नेल्स लॉ। हमेशा क्या देखते हो, प्रोसेस जाओ, प्रोसेस सिंपल है। जब भी प्रिज्म का क्वेश्चन है तो जहां पे एक तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, स्नेल्स लॉ लगा दो और एक रिलेशन होता है A = R1 + R2, दो इक्वेशन लगा, क्वेश्चन खत्म। और कभी कभी क्रिएट का एंगल चेक करना, ध्यान से मेरी बात फिर से सुनो। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दोनों पर स्नेल्स लॉ, A = R1 + R2 का रिलेशन होता है वो लगा दो, और क्रिटिकल एंगल कभी कभी चेक कर लेंगे, अपन दिखाएंगे कब, फिर इसे लिख लेना बिल्कुल तरीके से, यही बस लगेगा। अगर बच्चों ये 45 डिग्री, तो अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, तो क्या होगा, n1 अपना साइन I होता है, इक्वल टू होता है n2 इंटू में साइन R होता है, ठीक है ना। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी बच्चों 40, n1 तो आपका एयर नहीं कुछ दिया है तो मतलब क्या एयर, तो 1 इंटू में हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, n2 की वैल्यू कितनी बाई √2 है, और साइन
आर की जगह क्या है, R1 है, साइन R1 हो गया। तो यहाँ से 1/√2 इधर लाओगे तो 1/2 बनेगा। R1 की वैल्यू कितनी आ गई, साइन R1 की वैल्यू 1/2 होगा, तो 1/2 मतलब कितना होगा, R1 की वैल्यू आ गई अपनी 30 डिग्री। ये बच्चों आगे R1 की वैल्यू 30 डिग्री, पहला स्लेस लगा दिया। अगर ये बता दो R1 की वैल्यू अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये नॉर्मल होकर ये कितना होगा, तो A इक्वल टू R1 + R2, अगर इसे R2 मान देता हूँ तो यहाँ पे साफ दिख रहा है 45 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का समेशन 75 डिग्री होगा। तो अगर ये 30 है तो कितना जोड़ोगे 45, तब तो जाके बनेगा 75 डिग्री। या लिख लो, ऐसे लिखना हो तो हमें पता है कि A इक्वल टू होता है R1 + R2। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी 75 डिग्री है, या यहीं से लिख लो कि R2 मेरा क्या हो जाएगा बच्चों A - R1। A की वैल्यू कितनी है 75 और माइनस में 30 मतलब कितना हो गया आपका 45 डिग्री। तो R2 कितनी आ गई बच्चों 45 डिग्री हो गई। अगर R2 45 डिग्री हो गया, क्या देख नहीं रहे क्या, अच्छा 1 सेकंड बच्चों, R2 के लिए बच्चों अपने पास आ गई 45 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ निकाल के मैंने R1 के लिए 30 डिग्री निकाले। मेरे को पता नहीं था, मेरे को R2 भी नहीं पता है कितना है, तो R2 मैंने पता कर लिया 45 डिग्री। मेरे को दिख चुका है बच्चों, मेरे को दिख चुका है कि यहाँ पे होना वाला क्रिटिकल एंगल, बताओ, लेकिन मेरे को दिख चुका है क्योंकि साइन C अगर यहाँ पे निकालोगे तो क्या है 1/n। अगर क्रिटिकल एंगल इस प्रिज्म के लिए निकालोगे तो साइन C इक्वल टू C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, तो 1/n 1/√2 45 डिग्री। और ये देखो जो इंसिडेंस एंगल कितना आ गया इस सरफेस के लिए 45 डिग्री, मतलब क्या होगा क्रिटिकल एंगल पे जा रहा है तो 90 डिग्री बना लेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लो, प्रूफ भी कर देता हूँ। तो अब क्या करो, आंसर आ चुका है, फ्री में लगा रहा हूँ। स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यहाँ पे देखो स्नेल्स लॉ एट सरफेस टू अपना क्या है बच्चों ये है। तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल कितना है R2, N1 क्या होता है N1 इंटू साइन I इक्वल टू N2 इंटू साइन R, ये होता है। तो अपन लगाएंगे इसके लिए, तो अपन लिखेंगे R2 इंटू में साइन R2, N इंटू में साइन R2, साइन R2 की वैल्यू कितनी बच्चों लिख देते हैं यहाँ पे, N इंटू में साइन R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 इंटू में साइन E। ठीक है, यही निकालना है हमें। तो √2 हो गया बच्चों, साइन √2 की वैल्यू कितना होता है साइन R2 की वैल्यू कितना है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बच्चों कितना 1/√2 इक्वल टू में गया अपना साइन E। तो √2 से √2 कट गया, यानी कि साइन E की वैल्यू कितना हो गया 1। तो E की वैल्यू साइन की E की वैल्यू मतलब 1, मतलब क्या होगा E की वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो E की वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि ये जो इमरजेंट रे फाइनल है वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो अगर ये नॉर्मल है तो 90 डिग्री क्या होगा ये होगा। तो ये आपकी इसके अलोंग आ गई, और मैंने ये पहले ही देख के बता दिया था कि नहीं, क्या मेरे को ये स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत थी, नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं थी कि हम स्लेंस लॉ लगाएं एक सरफेस टू पे। तो कभी भी क्या करना, जब भी R2, एक ध्यान इस लाइन को सुनो, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन घुमा घुमा के इसी पॉइंट पे आता है, लोग चेक नहीं करते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कब होगा या टी आर इसी सरफेस टू पे आएगा। तो जब भी तुम सरफेस टू पे R2 निकाल लो, हमेशा क्या करो कि एंगल ऑफ प्रिज्म का जब भी क्वेश्चन आता है तो √2 अगर मतलब n तो दिया ही होगा, तो सबसे पहले क्या करना क्रिटिकल एंगल निकाल लेना। तो क्रिटिकल एंगल निकालोगे साइन C इक्वल टू क्या होता है 1/n, n की वैल्यू कितनी √2, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, यानी कि इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे क्रिटिकल एंगल क्या है इंसिडेंट एंगल। अगर यहाँ पे इसी सरफेस पे होगा ना क्रिटिकल, इसी सरफेस का तो होगा क्रिटिकल एंगल, यानी कि इस सरफेस का इंसिडेंट एंगल कितना होगा R2। तो यानी कि अगर R2 की वैल्यू 45 डिग्री हो गई तब तो क्या होगा आपका ग्रेजिंग हो जाएगा। अगर उससे ज्यादा हो गया, लाइक अगर R2 की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 50 डिग्री, तब क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, इधर आ जाता है, मतलब कंडीशन ऑफ नो इमर्जेंस। तो ये हो गया बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यही है, एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना 75 डिग्री, n की वैल्यू बच्चों √2। अब क्या बोल रहा है कि एक रे है ऐसे चल रही और यहां से जो इसके नॉर्मल से एंगल I बना रही है,
अब ये ऐसे बेंड होगी प्रिज्म के अंदर, फिर जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी, ये नॉर्मल हो गया इस प्रिज्म के लिए, ये नॉर्मल हो गया। तो बोला कि जब प्रिज्म से बाहर निकल ली तो ये बच्चों क्या कर रही है कि 90 डिग्री बना रही है यहाँ से, मतलब ग्रेजिंग हो जा रही है। बात समझ आ रही है? ग्रेजिंग हो जा रही है। अब बताना है आपको कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना होगा। आई की वैल्यू बता दो, आई की वैल्यू बता दो क्या होगा। अब क्या करोगे बच्चों बताओ। तो वही रूल याद रखना है कि दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाना है और A = R1 + R2 निकालना है, मतलब लगाना है। और या आप कभी कभी चेक करेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल सबसे पहले चेक करो। तो आपको यहां से लगाना इजी नहीं होगा, यहां से स्नेल्स लॉ लगाना इजी है क्या, क्योंकि यहां पे एंगल पता नहीं है। पर अगर हम सरफेस 2 पे देखें तो हमें कुछ दिख रहा है। अगर मैं सरफेस 2 के लिए देखूं तो प्रिज्म क्या डेंसर है। अगर इस वाले को मानो, अब सब भूल जाओ, ये सोचो कि इंटरफेस है और इंटरफेस के इस साइड का डेंसर है, इस साइड का रेयर है। और हमने देखा था कि TIR किस क्या बोलता है कि अगर डेंसर से रे चले बच्चों और वो डेंसर से रे चले, ऐसा एंगल जो कि रे ऐसे क्या होता है अपना क्रिटिकल एंगल कि रे तो चलनी चाहिए कहाँ से, डेंसर मीडियम से, और ऐसा एंगल बनाना चाहिए, इंसिडेंट एंगल ऐसा होना चाहिए कि जहां पर रिफ्लेक्ट एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए या ग्रेजिंग हो जाए। तो यानी कंडीशन ये है मेरा कि रे आना चाहिए डेंसर मीडियम से और इंटरफेस से रे पास होनी चाहिए, ऐसा सिंपल है। क्रिटिकल एंगल जब भी पता करना तो ये सोचो कि रे डेंसर से आ रही है कि अच्छा आ रही है तो ठीक है भाई, क्या वो ग्रेजिंग हो गई या इंटरफेस के लॉन्ग चली गई क्या, अच्छा हाँ चली गई, फिर मतलब समझ लो क्रिटिकल एंगल है। तो अगर ये मेरा सरफेस 2 है, अभी ये भूल जाओ, बस सोचो कि एक सरफेस, ये सरफेस 2 है, तो यहाँ डेंसर से रे आ रही है भाई, प्रिज्म क्या डेंसर है, बाहर एयर है तो डेंसर है आपका, तो प्रिज्म के अंदर रे आई और यही आपका ये जो प्रिज्म का ये वाला सरफेस 2 एक कैसा बिहेव करेगा, इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि इस साइड क्या प्रिज्म का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स √2 है, इधर क्या आपका 1 है, तो n के लिए √2 10 ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा TIR हो रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है क्रिटिकल एंगल पे, ये एंगल कितना होगा क्रिटिकल एंगल होगा, तभी क्या होगा आपका इंटरफेस के लॉन्ग रे जाएगी। तो मैंने मान लिया कि ये जो एंगल है बच्चों कितना है, C है, क्रिटिकल एंगल C से लिखते हैं। तो अगर बच्चों ये C है तो एक तो पॉइंट मेरा ये होगा, एक कॉन्सेप्ट मैंने लगा चुका हूं, एक कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया यहीं पे, क्रिटिकल एंगल कॉन्सेप्ट लग गया, सरफेस 2 पे लग गया। अगर ये क्रिटिकल एंगल है बच्चों तो अब हमें तुम कोई बता सकते हैं कितना होगा। अब बार बार ये मत लिखो कि A = R1 + R2 यानी कि 75 = C + 20, डायरेक्ट लिखो कि ये दिस माइनस दिस हो जाएगा, यानी कि ये जो एंगल होगा बच्चों, ये एंगल होगा आपका, ये होगा 75 - 6 हो जाएगा। चलो इसे मानते R1 मान लेते, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A = अपना होता है R1 + R2, या सबसे पहले C निकाल लो। C पर निकाल सकते क्या, हाँ निकाल सकते। C की वैल्यू क्या होता है बच्चों, हमें पता है साइन C = होता है 1/n, तो साइन C = 1/n, तो साइन C = होगा n की वैल्यू कितना है √2, यानी कि कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री, 1/√2 मतलब साइन 45 डिग्री। तो C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास, C की वैल्यू आ गई अपने पास 45 डिग्री। तो ये कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ताकि इसके बराबर हो जाए, क्योंकि हमें पता है A = R1 + R2 होता है, तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों कितना आपका हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो अगर ये 30 डिग्री हो गया, अब निकाल सकते हो। अब स्नेल्स लॉ लगाओ और आई तुम्हें मिल जाएगा, तो लगा दो। अब स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1 लिखो, स्नेल्स लॉ एट सरफेस 1, तो क्या होगा, इधर से लगाना चाहो तो इधर से लगा सकते हो, इधर से लगाना चाहो तो इधर से लगा सकते हो। तो इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स क्या है 1 है, तो 1 × में क्या हो जाएगा आपका साइन I इक्वल में हो जाएगा n कितना इसका √2 हो गया, और साइन R की वैल्यू कितनी बच्चों साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब कितना हो गया 1/2, तो √2 / 1/2 का मतलब कितना हो गया 1/√2। तो यहां से I की वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये तुम क्वेश्चन ये क्वेश्चन शायद तुम लोगों को कुछ लोगों को टफ लगे, लेकिन ये कुछ नहीं था, बिल्कुल जो मैंने क्वेश्चन इसके पहले दिया था उसी को मैंने रिवर्स कर दिया। देख लो, पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था अपना, मैंने बोला था एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 75 डिग्री, n की वैल्यू कितना है √2 है। मैंने बोला कि यहाँ से एक रे है जो कि 45 डिग्री पे जा रही है, बेंड होके क्या हो रही है हमें पता नहीं है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट बताना था हमें। तो हमने इस केस में निकाला था एक वैल्यू कितना 90 डिग्री, यानी कि ऐसे जाएगी। अब मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन बच्चों,
इस वाले क्वेश्चन में आई की वैल्यू कितना था आपका 45 डिग्री था, वहां पे आई दिया था, ई नहीं दिया था और मैंने ई यहाँ पे निकाल लिया 90 डिग्री। मैंने क्या किया, उल्टा दे दिया। इस क्वेश्चन मैंने बोला कि पहले ई दे रखा, आई नहीं दिया, तो मैंने आई निकाल दिया 45 डिग्री। दोनों क्वेश्चन उल्टा थे, लेकिन अगर जिसको फंडामेंटल क्लियर था, जिसको पता था कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन को अपने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये बिल्कुल आप लोग आंसर इसका निकाल सकते थे। ये चौथा नंबर क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखो, बोला कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये, ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है ऐसे, ठीक है। ये क्या एंगल बच्चों 90 डिग्री है और ये एंगल 60 है, ये क्या है 30 डिग्री है। ये जो सरफेस जो 90 डिग्री के सामने है, मतलब हाइपोटेनस है जो आपका, इसके ऊपर क्या है कि लिक्विड रखी बच्चों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। और ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये क्या है आपका √3 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका √3 है। बोल रहे कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, बोल रहे कि मैक्सिमम वैल्यू बताना है किसका, लिक्विड का। तो लिक्विड का मैंने कितना मान रखा है n, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है n की, सो दैट लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। ये जो लाइट है बच्चों क्या हो जाए, टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाए, सो दैट लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड। अब देखो तुम ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर मैं ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं बोलता तब भी भाई आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां से बच्चों रे जा रहे, अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, कंफ्यूजन आता है सबको। ये सारे इंटरफेस क्या ट्रांसपेरेंट है, तभी तो रे पास करी। तो ये रे बच्चों दे रखा है आपको ऐसे गई, और ये क्या 90 डिग्री है। तो हमने बता रखा था कि ये जो है नॉर्मल के अलोंग जा रही है रे। तो हमने सिखाया था कि चाहे रिफ्लेक्शन हो, जैसे मान लो कि देखो ध्यान सुनो, अगर ये मान लो कि मिरर है और ये नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी के अलोंग चली जाएगी। या कोई इंटरफेस हो, एक मीडियम ये हो और दूसरा ये हो, नॉर्मल के अलोंग अगर रे आती है, ऐसे मान लो कि ये इंटरफेस का नॉर्मल ये है और इसी के अलोंग इंसिडेंट रे आए, तो रिफ्रैक्शन के बाद सीधे निकल जाएगा इससे। अगर नॉर्मल के अलोंग कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो ध्यान से सुनो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो चाहे रिफ्रैक्टेड रे हो, नॉर्मल के अलोंग ही जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो रे बच्चों आई है इस इंटरफेस पर बस ध्यान दो और कहीं नहीं। तो ये आई है ऐसे, और मैंने बना रखा है फिगर में ये 90 इसका मतलब होता है। तो ऐसे रे आएगी और रिफ्रैक्शन मतलब इस बाउंड्री को पार करने के बाद सीधी चली जाएगी। ये तो आपको दे रखा था, वो मैंने समझाया बस आपको, हमेशा ऐसा होगा। बोल रहा है कि टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाए आपका, मतलब यहां से अगर टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो मेरा होना क्या चाहिए था, ये वाली बाउंड्री ये इंटरफेस की तरह ये सरफेस बिहेव करेगा। ये जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसके लिए ये जो हाइपोटेनस है आपका 90 जो सामने वाला जो साइड है, ये कैसे बिहेव करेगा इंटरफेस का, क्योंकि इस साइड लिक्विड और इस साइड क्या आपका अलग मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन की फिनोमेना। लेकिन हमने सीखा रिफ्रैक्शन की फिनोमेना हमेशा होती नहीं है, वो डिपेंड करता है इंसिडेंट एंगल पे। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर तो ग्रेजिंग हो जाएगी, अगर ज्यादा तो TIR होगा, अगर लेस देन होगा तब रिफ्रैक्शन होगा। तो हमेशा नहीं है कि ऐसा नहीं कि हमेशा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नहीं, वो हमेशा डिपेंड करेगा किस एंगल पर आप भेज रहे हो। तो अब आखिरी सवाल उसने तो मेंशन कर रखा है, इसने मेंशन पहले ही कर दिया आपको कि टोटल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यानी कि ये जो रे इंटरफेस पे आई है यानी कि डेंसर से गई है ऐसे, ऑफकोर्स डेंसर अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाए कि ये आपका ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, ऐसे इसी मीडियम में आ जाए, बस हमें इतना मतलब है, रिफ्लेक्शन ना हो। अगर ये आपका नॉर्मल, अगर मैं आप ड्रॉ करूँ ये नॉर्मल अगर आपका, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है आपकी इसी मीडियम में आ जाए। अब हमें ये बता दो, हमेशा ऐसे क्वेश्चन बच्चों प्रिज्म क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्री लगती थोड़ी मोड़ी, तो आपकी ज्योमेट्री थोड़ी सी बताना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें ये बता दो कि हमें ये बता दो कि अगर ये 90 मतलब ये वाला क्या, अगर मैं इसको ट्रायंगल मानता हूँ, ये वाला ये बस अभी इतना मानो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो आपका नॉर्मल है, तो ये आपकी 90 हो गई। तो अगर ये 60 डिग्री कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। अगर ये 30 हो गई, ये भी क्या आपका नॉर्मल है, तो ये कितना हो गया बच्चों आपका 60 डिग्री हो गया। बेसिकली हो क्या रहा है, इस सरफेस पे TIR हो रहा है। अगर मान लो कि इस वाले सरफेस को मैं मानता हूं सरफेस 2 मान लेता हूं, तो एट सरफेस 2 बच्चों, एट सरफेस 2 पे क्या हो रहा है आपका TIR हो रहा है। और TIR के लिए पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। इस बात से एग्री कर दो तुम।
अब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है भाई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि इस सरफेस टू के लिए ये रे आ रही है, ये वाली रे आ रही है, अगर ये वाली रे हो रही नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इज ग्रेटर देन सी। सी को हमें पता है कि हाँ पता है, वो होता है साइन सी होता है, तो हम लोग क्यों ना दोनों साइड साइन सी ले लें, साइन सी इक्वल टू 1/n होता है, तो दोनों साइन साइड साइन लो तो साइन 60 हो जाएगा यहाँ से, इज ग्रेटर देन साइन सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2, और साइन सी कितना होता है अपने को पता है 1/n होता है, 1/n। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे 1/n लगाओ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं बच्चों, सभी लोग याद रखते हैं साइन सी इक्वल टू 1/n, वो तभी होता था बताओ जाके देखना कि मैं बोला था कि ये नॉर्मल है, अगर रे यहाँ से इंटर करती है और इस साइड मीडियम n हो इस साइड 1 हो, अगर रेयर को क्या मान लो 1 मान लो, तब जाके तब आपका क्या होता है साइन सी इक्वल टू 1/n होता है। अदरवाइज अगर मैं बोला मैंने वहाँ पे ऐसे लिया था, ये डेंसर ND, ये मीडियम क्या आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ND, और यहाँ पे क्या NR है, मतलब NR मतलब क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या रेयर मीडियम, तो साइन सी मैंने यहाँ पे क्या लिखा था आपका NR/ND लिखाया था, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम तो ये होगा ना, क्योंकि TIR किस मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, तो साइन सी इक्वल टू होगा आपका NR/ND, तो NR कितना भाई n हो गया, और ND कितना हो गया आपका √3 हो गया, √3 हो गया बच्चों। अब अगर तुम इसे सॉल्व करते हो, मैं इधर लेके इसे लिख में देता हूं, तो ये आ जाएगा √3/2 इज ग्रेटर देन n/√3। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से 3/2 इज ग्रेटर देन n, यानी कि n इज लेस देन 3/2। n की वैल्यू क्या होगी 3/2 से कम होनी चाहिए, मतलब 3/2 से कम होने मतलब क्या 1 हो जाए, चाहे 0.75 हो जाए, चाहे 1.25 हो जाए, तो उसने बोला कि मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, तो n की वैल्यू बोल रहा है कि n की वैल्यू क्या आपका, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करो तो ये 1.53/2 होगा आपका, बोला कि इससे कमी होगी n की वैल्यू, तो मैक्सिमम कितना होगा वो खुद उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी बच्चों n मैक्सिमम होगा आपका 3/2 होगा, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा आपका 3/2 होगा, ठीक है। तो फंडा इसमें क्या था भाई, TIR का फंडा था, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का आपका कॉन्सेप्ट था, किस सरफेस, इस सरफेस में, तो I इज ग्रेटर देन C, देख लो बस इतना कोई समझेगा, यही कॉन्सेप्ट है बस आपका, इसी पे लगा क्वेश्चन आपका, तो ये बात होगी यहां तक। हाँ तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का मतलब होता है हिंदी में बच्चों बिखरना, ठीक है ना, बिखरना या टूटना या ब्रेक होना, किसका भाई, लाइट का। तो ऐसा है क्या, लाइट भी टूटती है क्या, हाँ भाई लाइट टूटती है आपकी, लाइट भी बिखरती है, किसके थ्रू का, डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, लिख लेना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो अब देख लो पहली बात तो ये सीख लेते हैं कि जो अपनी जो अपन लाइट देखते हैं ना, जो ये सारी लाइट जो है आपकी व्हाइट रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, व्हाइट रे बोलते हैं। और ये भाई कोई चीज अगर बिखरती है तो आखिर किस में, जिससे बनी हुई उसी पार्ट में भी बिखरेगी ना, तो सिंपल सी बात है, जो अपनी व्हाइट लाइट है ये भी क्या होती है कि अलग अलग कलर के रे से मिलकर बनी होती है, जो कि जिसमें 7 कलर होते हैं आपके, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। अब बच्चों आखिर वो 7 कलर कौन कौन से वो आपके सामने, और आई थिंक ये सब तो तुम लोग को पता ही है। विबग्योर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, याद करने के लिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये बच्चों 7 कलर में बिखर जाती है आपकी, है ना। आपने देखा होगा बारिश का मौसम रेनबो वाला, इंद्रधनुष वन बोलते हैं, तो वहां पे तुम्हें दिखता होगा ये 7 कलर आपके। तो ये 7 तो कलर बच्चों होते हैं आपके विबग्योर। तो ये तो बात होगी 9th 10th की, ये चीजें तुम्हें पता है कि व्हाइट लाइट और 7 कलर में बिखर जाती है विबग्योर। अब आखिर यहाँ पे अपने क्या पढ़ना है, अब वो चीज देख रहे हैं। अब बच्चों ये देख लो मैंने लिखा है कि विबग्योर के सामने जो वायलेट कलर है आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, और ये जो रेड है बच्चों वो 7800 7800 एंगस्ट्रॉम है। कोई अब ये नहीं बोलेगा सर कि ये जो वेवलेंथ होती है ये तो वेव की प्रॉपर्टी है, तो आप लाइट पढ़ा रहे हो और उसमें आप लिख रहे हो, तो मैंने बताया था डुअल नेचर ऑफ लाइट, है ना। तो अब आप इस वैल्यू से आप क्या देख रहे हो कि जो विबग्योर की है इसकी जो वायलेट कलर की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, रेड की इतनी है, इसका मतलब ये हो कि ये कम है, ये इधर वैल्यू ज्यादा है। तो यहां से क्या होता है बच्चों की, इधर से अगर इधर आओगे तुम तो क्या होगा, तुम्हारा वेवलेंथ इंक्रीज होगा, लैम्डा इंक्रीज, दैट मींस
वेव हमें दो से मतलब है, 20 से मतलब नहीं है, तो अभी तुम्हारा काम आसान होगा। हमें रेड से मतलब है वायलेट का। मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो गया बच्चों, रेड का हो गया। मिनिमम कितना हो गया आपका, वायलेट कलर का हो गया। तो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। इस और जितने भी इसके इनके वेवलेंथ हो गए, जितने भी बीच कलर जाए है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सबका क्या होगा, इनके बीच में होगा। एक बात ये हो गई। अब आखिर हमने इसके क्यों पता किया, हमने क्यों पता किया वेवलेंथ का, अब तुम्हें पता चलेगा क्यों हमने पता किया। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किसी भी, देखो एक चीज समझ लो कि मीडियम जो भी कोई ऐसा नहीं है, अब तक हमने पढ़ के आया कि चलो यार वाटर का चाहे प्रिज्म का एन का वैल्यू इतना हो गया, ऐसा नहीं है। वो वेरी करता है, अगर उसके अंदर वो वेरी करता है वेवलेंथ पे। आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेरीज एन इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे बेसिकली कॉची फॉर्मूला बोलते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस होता है, बस इसका यूज है अपने को रिलेट करने के लिए कॉन्सेप्ट को। तो एन की वैल्यू होता है बच्चों ए प्लस बी बाई लैम्डा का स्क्वायर। ए भाई क्या है, कांस्टेंट है, बी क्या है आपका कांस्टेंट, हमें उससे लेन देन ही नहीं। एन क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ ऑफ लाइट है, लिख लो लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट आपको। और एन क्या है भाई, मैंने लिख रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। में किसकी बात हो रही है, मीडियम की। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों वो डिपेंड करता है कि उससे पास होने वाली लाइट के वेवलेंथ पे। अगर वेवलेंथ मेरा अगर कलर का अलग हो गया तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाए, बिल्कुल। तो यहां से मेरे को बेसिकली फंडा ये दिख रहा है कि जब अगर तुम लैम्डा वैल्यू तुम बढ़ाओगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी एन की। तो यानी कि एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा वेवलेंथ अगर तुम बढ़ाते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब तुम यहां से देखो, तुमको यहां से मैंने निकाल रखा कि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। तो क्या आई से दैट बिकॉज ऑफ दैट कि दिस टू वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है आपकी, तो रेड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगी। जिसकी वैल्यू कम थी उसकी ज्यादा, जिसकी ज्यादा थी उसकी वैल्यू कम। तो ये लैम्डा वी कम था तो एन वी ज्यादा हो गया। यानी कि अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसी पे सारी काम होती है बेसिकली, कि जो वॉयलेट कलर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, और रेड का क्या होगा आपका, कम होगा। सबसे ज्यादा रेड, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, देख लो तुम, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम में क्या होता है, रे बेंड ज्यादा करती है। यानी कि ये जो रे आपकी, कौन सी रे, जो वॉयलेट कलर की है वो सबसे ज्यादा बेंड करेगी, सबसे बेंड कम करेगी आपकी रेड वाली करेगी, और सारे इसके बीच में होंगे। इसलिए हमने ले लिया मैक्सिमम मिनिमम। तो अब हमें पता है डेल्टा इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू होता है। तो एन यानी कि डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, एन के। यानी कि जिसका जिस रे के लिए मेरा एन की वैल्यू ज्यादा होगी उसका डेल्टा क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसकी कम होगी उसके लिए कम होगा। तो एन की वैल्यू वी के लिए ज्यादा होगी तो डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। इसका मतलब हुआ, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वायलेट कलर बेंड्स मोर एंड रेड कलर बेंड लेस। जो आपकी वायलेट कलर होती है बहुत कम बेंड करेगी, सबसे ज्यादा बेंड करेगी, और सबसे बच्चों लेस कौन बेंड करेगी, आपकी रेड कलर करेगी। बोलो यहां तक एग्री करते हो। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर ये आपका प्रिज्म है, अब मैं इसी चीज को यूज करने वाला, ये मेरा क्या आपका प्रिज्म है। तो ये अभी जो लाइट आ रही है क्या आपकी व्हाइट लाइट है। बेसिकली जाना क्या चाहिए इसे सीधा, लेकिन प्रिज्म के अंदर आके क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। जैसे बेंड हो जाएगी बच्चों प्रिज्म के अंदर, तो हमें पता है कि अलग अलग रे के लिए अपना प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेरी करेगा। मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, मीडियम कौन है भाई, प्रिज्म है। तो किस कलर के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब एन के लिए डिपेंड कर रही है, प्रिज्म की बहुत कम वेरी करती है, बहुत कम, बहुत वेरी लेस। तो आपका रेड कलर के लिए जो बच्चों आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका सबसे कम होगा, तो सबसे कम बेंड होगी। सबसे ज्यादा कौन बेंड होगी, आपकी वायलेट कलर होगी। तो बस मैं क्या कर लिया, सबसे कम बेंड कौन हो रही है, देखो सबसे ज्यादा कौन बेंड हुई है बच्चों आपकी, सबसे ज्यादा बेंड कौन है आपकी, ये बेंड हो गई। देख लो ये आपकी ओरिजिनल है, सबसे ज्यादा, सबसे कम नहीं सबसे ज्यादा बेंड हो गई। कौन बेंड हुई है आपकी, वायलेट कलर। तो ये होगी अपनी वायलेट कलर। सबसे बेंड कौन कम हुई है बच्चों, सबसे बेंड कम कौन होगी, रेड होगी। तो ये होगी, और फिर यहां से निकलने बाद आपकी ऐसे निकल जाएगी। अब बीच में सारी इसकी वैल्यू होगी, कौन कौन से देख लो आपका, एक ये होगा, एक ये होगा, ऐसे कितना होगा, 5 होंगे अंदर, क्योंकि 7 होता है ना। तो V और R तो ले लिया, तो I B G Y O 5 बचा आपका, तो ये 5 होगी आपकी, ठीक है ना। तो यहां से निकालना 2 3 4
5 6 ड्रॉ करना। ये होगा रेड और ये होगा आपका वी होगा, तो वी के ऊपर कौन होगा, आई होगा, फिर क्या होगा, बी होगा, ऐसे होगा आपका, ठीक है ना, विबग्योर। तो ये चीज ध्यान रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कौन बेंड हो रही है आपकी, वायलेट बेंड होगी, वी होगा, सबसे कम बेंड कौन होगा, आर होगा। उस फिगर को थोड़ा सा और क्लियरपन कर देते हैं यहां पे बड़ा बनाकर। ये आपका प्रिज्म है, ये व्हाइट लेस है। अब जैसे मीडियम के बाहर तक कोई दिक्कत नहीं, मीडियम के अंदर नहीं, प्रिज्म के अंदर आई, अलग अलग रे के लिए, अलग अलग कलर के लिए क्या होगा, अलग अलग इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स बन जाएगा आपका, ठीक है। तो डिवाइड करेगा, बेसिकली ओरिजिनल तो ये ऐसे होनी चाहिए, पर ये बेंड होगी ऐसे, और एक होगी आपकी ऐसे। सबसे ज्यादा कौन बेंड हुई है, ये वाली। सबसे कम बेंड ये हुई है, सबसे बेंड कम कौन होती है, रेड होती है। सबसे ज्यादा बेंड होगी वी होगी। अभी मिड, इसके बाद आपकी ऐसे निकलेगी, उसके बाद आपकी ऐसे निकलेगी। अभी तो 2 हुए हैं, और चाहिए 5, तो 5 आप ले लो इसके बीच में, ऐसे ऐसे ले लो, 1 2 3 4 5, और ये आपके ऐसे जाएगी, फिर आपके ऐसे जाएगी, फिर आपके ऐसे जाएगी, फिर आपके ऐसे जाएगी, फिर आपके ऐसे जाएगी। तो अगर ये V है और R है तो विबग्योर लगा दो, VIBGYOR। बात समझ में आई। तो ये होता है, क्यों ब्रेक हुआ, रीजन समझ में आ गया, क्योंकि वेव लेंथ ऑफ द लाइट अलग अलग होगी। अगर वेव लेंथ अलग है तो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स अलग होगा। तो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स अलग होने का मतलब क्या है, जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ज्यादा होगा ज्यादा बेंड करेगी, जिसका कम होगा कम बेंड करेगी। सबसे कम किसका है, रेड का है। सबसे कम बेंड कौन होगी, रेड होगी। सबसे ज्यादा किसका है, वायलेट का। सबसे ज्यादा कौन बेंड होगी, वी। देखो बेंड किसके हिसाब से बोल रहे हैं, ओरिजिनल रे ये होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बेंड ये हुई है, सबसे कम बेंड ये हुई है, और सारी जो बेंड हुई है सब क्या उसके बीच में है, ठीक है ना। अब एक चीज समझ लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो अपन एक रे आखिर दिखाते हैं, आखिर लाइट तो आपकी हमेशा ऐसे ब्रेक हो रही है प्रिज्म के अंदर, लेकिन हम लोग बार बार क्या ले रहे थे, अपन किसको ले रहे थे, एक ही रे ले रहे थे। अगर मान लो अब जितना भी अपन पढ़े सब तो ऐसे देखे ना कि ऐसे गई रे और ऐसे गई, लेकिन ऐसे अंदर में तो ऐसा ही नहीं, सब ब्रेक हुई है। तो जनरली हम किसको उठा के अपन मेजर करते हैं, वो येलो कलर का अपन मानते हैं, क्योंकि येलो कलर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑन एवरेज व्हाइट के बराबर आ जाती है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि ये पूरा ड्रॉ करके ना करके अपन क्या ड्रॉ करते हैं, येलो कलर को। तो येलो कलर को अपन क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं सबके जगह। अपन इतना ना करना चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, येलो कलर। तो मीन जो वैल्यू होगी, एवरेज जब भी किसी की बात होगी, अब से ध्यान रखना, तो किसकी बात करेंगे हम लोग, येलो कलर को ले लेने की। एवरेज अपन लेने का मतलब क्या, अप्रॉक्सीमेट ले लें, उतना ही, मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगी वैल्यू में। इतनी बात क्लियर होगी। अगर इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है आपका एंगुलर डिस्पर्जन। अच्छा हाँ, यहाँ पे अपन ये जो अपनी फिनोमेना, इसको लिख लो, ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं अपन डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट तुम लोग खुद ही बना सकते हो यार, डेफिनेशन इसका क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट द फिनोमेना इन विच व्हाइट लाइट ब्रेक इनटू इट्स 7 कंपोनेंट। अपने 7 कंपोनेंट पे क्या हो जाए, 7 कंपोनेंट पे क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। लिख लेना, ठीक है, सिंपल है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का ब्रेक होना। किसमें ब्रेक होना भाई, अपने कंपोनेंट में, जिससे बना हो। कितने कलर से मिलकर बना होता है, 7 कलर से। तो ये आपका था। अगला 2 कॉन्सेप्ट बच्चों वो जो कि इंपॉर्टेंट है, उसे आप लिख लो। एंगुलर डिस्पर्जन लिखो आप। एंगुलर डिस्पर्जन बच्चों पर रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है ना। ये फिगर देखो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये व्हाइट लाइट आपकी अंदर गई, ब्रेक हो गई। ओरिजिनल ले तो आपकी ये होनी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए आपकी। ओरिजिनल ले आपकी ये है, ब्रेक होगी 7 कलर में, पर अपन सबको तो लेने वाले नहीं है। अपन व्हाइट लाइट के लेंगे, रेड को लेंगे। रेड सबसे कम बेंड होगी, सबसे ज्यादा कौन बेंड होगी, वायलेट कलर। तो रेड आपकी ऐसे, यहाँ पे ये वाली रेड है आपकी, और ये क्या है, वायलेट कलर आपकी। तो ये आपकी ऐसे आपकी निकल जाएगी, और ये आपकी ऐसे निकल जाएगी। अब हमें तुम बस, अगर मैं बोलूँ कि रेड का एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो तुम लोग बोलोगे सर अच्छा रेड का, तो रेड अपनी ये है, ओरिजिनल रेड
कौन है, ये है व्हाइट जो लाइट है ओरिजिनल रे, दोनों के लिए ओरिजिनल रे कौन है, आपकी व्हाइट लाइट है। तो रेड कलर ही तो ओरिजिनल रे है, तो इनके बीच का ये जो एंगल होगा, पीछे बढ़ा होगा, ये जो एंगल होगा आपका ये अपन इसको ए लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, डेल्टा आर, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर। सिमिलर है अपन बोल सकते हैं, अगर तुम इसको पीछे मिलाओ यहाँ पे, तो ये जो एंगल मिले ओरिजिनल रे से, ये क्या होगा आपका डेल्टा वी हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रेड कलर, डेल्टा आर मतलब फॉर रेड कलर के लिए, डेल्टा वी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। अब देख लो बच्चों, एंगुलर डिस्पर्जन को अपन लिखते हैं थीटा। ये क्या होता है, इनके डिफरेंस होता है। किनका डिफरेंस होता है, किसका ज्यादा वैल्यू है, किसका डेविएशन ज्यादा, आपका वी का ज्यादा है, आर का कम है, यानी कि डेल्टा वी इज माइनस डेल्टा आर, इनका डिफरेंस। तो थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। हमें पता है कि डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, एन माइनस 1 इंटू ए होती है। तो कैन आई राइट दिस यहाँ पे कि डेल्टा एन वी माइनस 1 इंटू में ए, एंगल ऑफ प्रिज्म तो भाई कांस्टेंट होगा, चाहे रेड हो चाहे कुछ भी हो, माइनस में हो जाएगा एन आर माइनस 1 इंटू में। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो एन वी माइनस ए माइनस एन आर प्लस में, तो यहां से थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी एन वी माइनस एन आर इंटू में ए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन आपके यहां से आते रहते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एन वी माइनस एन आर, ठीक है, ये आपके हो गए। कभी कभी क्या होता है बच्चों आपको, ठीक है, तो लिख लेना कि एंगुलर डिस्पर्जन द डिफरेंस ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर टू द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर, ये हो गया। तो बस यही था एंगुलर डिस्पर्जन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, एन वी माइनस एन आर इंटू में, यानी कि दोनों का वायलेट और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस इंटू में क्या हो जाएगा आपका ए। एक और नोट में लिख लो कि मीन डेविएशन एंड एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन नोट करो इसी के अंदर, इसी हेडिंग के अंदर, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन। तो मीन की बात मैंने किसकी भाई की थी, अभी बताया था, येलो कलर के होता है। डेविएशन को लिखते हैं डेल्टा से, और मीन कौन सा है, वाई होता है, अपन लिख सकते हैं एन वाई माइनस 1 इंटू में ए लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर एन वाई की वैल्यू नहीं दिया बच्चों, तो एन वी और एन आर का क्या करना, मीन ले लेना। मतलब क्या है, एन वी प्लस इक्वल्स टू एन वी, एन वाई इक्वल्स टू एन वी प्लस एन आर बाई 2। वाई मतलब येलो कलर, वी को मतलब वायलेट, आर को मतलब रेड हो गया। अच्छा, ये भी देखा गया बच्चों कि डेल्टा वाई की वैल्यू जो होती है आपकी, वो होती है आपकी डेल्टा वी प्लस में डेल्टा आर बाई 2। मीन होगा किसका, रेड और वायलेट कलर का। तो ये भी आप याद रखना कि एन वाई कोस्ट होता है एन आर प्लस 2/2 और डेल्टा वाई कोस्ट होता है डेल वी प्लस डेल्टा आर बाई 2। जब भी मीन की बात होगी, एवरेज की बात होगी, हमेशा किसके लेंगे, येलो कलर के लेंगे बच्चों। अपन आगे बढ़ते, नया कॉन्सेप्ट अपना डिस्पर्सिव पावर, अपना नया कॉन्सेप्ट बच्चों डिस्पर्सिव पावर। चलो लिख देते हैं, डिस्पर्सिव पावर को बच्चों अपन लिखते हैं किससे, ओमेगा से। किससे लिखेंगे, ओमेगा से। अब ये जो बच्चों डिस्पर्सिव पावर होता है ना, ये रेशियो होता है बेसिकली। किसका रेशियो होता है, ओमेगा किसका रेशियो होगा, देख लो किसका होगा। अपन लिखेंगे थीटा अपन में डेल्टा वाई, मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ थीटा, क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन टू दी डेल्टा वाई को क्या बोलेंगे, मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। तो लिख लो, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू एवरेज डेविएशन इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर। रेशियो ऑफ थीटा मतलब क्या हुआ, एंगुलर डिस्पर्सन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन, रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन एंड डेल्टा वाई क्या हो गया भाई, मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्सन है एंड मीन डेविएशन। क्या कह लेंगे हम लोग, इज नोन एज व्हाट, डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर। ओमेगा इक्वल्स टू थीटा में डेल्टा वाई सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग, क्या, हाँ लिख कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, एन वी माइनस एन आर इंटू में ए अपॉन में डेल्टा वाई क्या होगा, आपने निकाल रखा है एन वाई माइनस
1 इंटू में ए हो जाएगा आपका, तो यहाँ से ए से कट जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस 1। ओमेगा की वैल्यू कितनी बच्चों आ गई, एन वी माइनस एन आर अपॉन में एन वाई माइनस 1 हो गई। तो ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया डिस्पर्सिव पावर। एक और पॉइंट लिख लो यहाँ पे कि n माइनस वन इज नोन एज रिफ्रैक्टिविटी ऑफ मीडियम फॉर करस्पॉन्डिंग कलर। n ये वाला n माइनस वन, ये यहाँ पे n y माइनस 1 कर लो, n y माइनस 1 इज नोन एज रिफ्रैक्टिविटी is known as refractivity of medium for corresponding color। of medium for corresponding color। ny minus 1 is known as refractivity of medium for corresponding color। अब जो अपना टॉपिक अगला एवरेज डेविएशन विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन को अभी मैंने रिप्रेजेंट किया था थीटा से, मैंने विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन मतलब क्या हुआ, थीटा आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, थीटा आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यही मतलब हुआ है इसका। और एवरेज डेविएशन तो हुआ आपका एवरेज डेविएशन तो हुआ आपका, पर डिस्पर्सन आपका जीरो हो जाए। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि ये टॉपिक बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा इस टॉपिक पे वरी करने की बात नहीं। इसके पहले के टॉपिक पे ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना, वेरी वेरी लेस इंपॉर्टेंट। एक ही बार जेईई में क्वेश्चन आया था, उसके बाद लोगों ने कराना इसको स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। 20-22 साल में एक ही बार में आया था। तो होता है क्या कि जैसे भी नया कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अगर आ गया जेईई में तो लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि इस पे ज़्यादा फोकस करने वाले पीछे का अच्छा करो, जो पढ़ा रखा गया प्रिज्म में, अगर वो अच्छा है तो फोकस नो डाउट काम करो, या फॉर्मूला इसका याद रख लो, काम हो जाएगा। देखना तुम्हें इवन कहीं भी कम क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मैंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया जिसका मैंने एक ले लिया कि एंगल ऑफ डेविएशन, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म A1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, N1 है। तो यहाँ से एक व्हाइट लाइट गई, डिस्पर्स होगी, पर अब मैं क्या करूं, अंदर लाइट को मैं येलो की तरह ले रहा हूं, तो ये बेंड होगी और यहां से फिर ये आपकी ऐसे निकलेगी आपकी समथिंग, ठीक है। फिर मैं क्या करूं, एक प्रिज्म मैंने बच्चों मैंने यहां पे लगा दिया आपका, फिर से एक मैंने एक प्रिज्म यहां पे लगा दिया और जस्ट उल्टा करके ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म मान लिया, इस बार A2 है आपका और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, इसका N2 है। तो इस रे को फिर से बेंड करेंगे, ये मान लो फिर से एयर में आ गया तो बेंड करेगी आपका। तो अगर ये आपका नॉर्मल है तो ये सीधे जा रही थी, तो बेंड करेगी, सीधे ना जाके क्या करेगी, बेंड कर देगी समथिंग, मान लो ऐसे बेंड होगी। फिर ये नॉर्मल अपन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो फिर आपका ऐसे सीधे ना जा करके क्या होगा, आपका सीधे ना जा करके अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपकी ऐसे चली जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही है। तो अगर देखो यहाँ पे नेट आपको डेविएशन मिलेगा, ये क्या, ये अगर यहाँ इस वाले के लिए हम लोग देखें डेविएशन, तो ये आपकी ओरिजिनल रे होगी और ये आपकी फाइनल रे है। तो ये जो एंगल कुछ डेल्टा 1 बनाएंगे, अभी हो जाओ, ये डेल्टा 1 हो गए। फिर इस प्रिज्म के लिए क्या होगा, ये आपकी ओरिजिनल रे बनेगी ऐसे, और फाइनल ये बनेगा तो डेल्टा 2 ये हो गया। तो इस केस में रे ये ओरिजिनल थे और इधर मुड़ गई, इस साइड मुड़ गई, यानी कि डेल्टा 1 हो गया। इस केस में किधर मुड़ गए, इस साइड मुड़ गई, डेल्टा 2 मुड़ गया। दोनों की डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। तो नेट डेविएशन तो हमें लेना है। एवरेज डेविएशन मतलब क्या, नेट मतलब डेविएशन को मेरे को जीरो नहीं करना, और होगा भी नहीं। तो डेल्टा नेट की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। अभी मैं इसको बताता हूँ, इसे छोड़ दो। डेल्टा नेट की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। डेल्टा नेट की वैल्यू क्या होगा, n1 माइनस 1 इंटू A1। इसके लिए अगर डेल्टा लिखेगा 1 तो n माइनस 1 इंटू A होता है। तो n1 माइनस 1 इंटू A1, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पहला प्रिज्म, और A1 क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर द फर्स्ट प्रिज्म। n2 माइनस 1 इंटू A2 होगा। मैंने क्या लिखा कि भाई डेल्टा क्या होता है अपना, n माइनस 1 इंटू A होता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 इंटू A। इसके लिए क्या होगा, n2 माइनस 1 इंटू A। फिर ये जो, अच्छा अभी यहीं पे छोड़ो, इसको जरूरत है बताने इसको भी। तो एक तो चीज यहाँ तो समझ में आएगा कि नेट डेविएशन आपको होगा,
इतना क्लियर क्या होगा, डेल्टा 1 में डेल्टा 2। माइनस में क्यों लिए भाई कि दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। अब देखो क्या बोल रहा है कि विदाउट एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन मतलब थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, विदाउट मतलब क्या हो, जीरो हो। अगर दो प्रिज्म है तो इसका मतलब नेट थीटा क्या होना चाहिए, जीरो। नेट थीटा जीरो का मतलब ये हुआ कि इसका अगर मैं मानता हूं थीटा 1 क्या एंगुलर डिस्पर्सन, इसका मानता हूं क्या थीटा 2, तो अपना होना चाहिए थीटा 1 बराबर थीटा 2, तभी तो नेट जीरो होगा डिफरेंस इनका। तो थीटा 1 क्या होता है, थीटा वैल्यू क्या था, एनवी माइनस एनआर इंटू ए, तो एनवी1 माइनस एनआर इंटू ए1। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले प्रिज्म को, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे प्रिज्म को। तो एनवी2 माइनस एनआर इंटू ए2, तो अपने यहाँ से a2 निकाल सकते हैं। a2 क्या होगा बच्चों, nv1 माइनस एनआर इंटू ए1 अपॉन में v2 माइनस एनआर2। तो यहाँ पर जब तक मैंने यहाँ तक बताया था तो a2 को वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया। फाइनल सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलेगा डेल्टा नेट को वैल्यू n माइनस 1 इंटू में a1 इंटू में 1 माइनस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ये आपका आंसर आएगा बच्चों। जो नेट वैल्यू आएगी आपकी होगी, डेल्टा नेट की वैल्यू आएगी n माइनस 1 इंटू ए1 इंटू में 1 माइनस ओमेगा 1 इंटू में ओमेगा 2। n1 कर लो यहाँ पे, n1 माइनस 1 इंटू में a1 इंटू में n1 माइनस 1 इंटू में a1 इंटू में 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2। ये बच्चों की एवरेज डिवीजन की। अब अगला हेडिंग एक और मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको एंगुलर डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिवीजन। ये भी दोनों टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट, वेरी लेस इंपॉर्टेंट। एंगुलर डिस्पर्सन मैं पहले लिख देता हूं फिर पढ़ा दूंगा। अगला हेडिंग बच्चों एंगुलर डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डिविएशन। अब देखो इसमें क्या है, विदाउट एवरेज डिविएशन। डिविएशन को अपन किससे लिखते हैं, डेल्टा से। विदाउट मतलब क्या, नेट डिविएशन इस बार क्या होगा, जीरो होगा। सारा वैल्यू सेम है, n1 n2 मतलब दो प्रिज्म होंगे, फिगर सेम ही होगा। तो डेल्टा नेट की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। तो डेल्टा नेट का वैल्यू होता है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 1 इक्वल टू जीरो, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 मतलब क्या, डेल्टा का वैल्यू होता है n माइनस 1। डेल्टा का वैल्यू अपने पास क्या होता है, n माइनस 1 इंटू में a होता है। तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 माइनस 1 इंटू में a1 इक्वल टू n2 माइनस 1 इंटू में a2। बस खत्म। क्या होना चाहिए, इस बार आपका एंगुलर डिस्पर्सन होना चाहिए, मतलब ये नहीं जीरो होना चाहिए। पिछली बार ये जीरो था आपका और ये नहीं जीरो था, इस बार ये नहीं जीरो, ये जीरो। तो थीटा नेट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू अपन को पता है, थीटा की वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला NB माइनस NR इंटू में A होता है। तो अगर थीटा 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। थीटा 1 इक्वल टू NV1 माइनस NR1 इंटू A1 माइनस थीटा 2 के लिए हो जाएगा NV2 माइनस NR2 इंटू में A2। फाइनली सोल्व करने के बाद आपका आएगा ये, बस याद रखना थीटा नेट की वैल्यू क्या होगा, n1 माइनस 1 इंटू में A1 इंटू में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे आपका प्रिज्म खत्म होता है आपका। बिल्कुल इसे खत्म करने में तुरंत न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद अपने अभी भी बचा हुआ है आपका रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, जहाँ पे उन फॉर्मूला होता है बच्चों n2 अपन v माइनस n1 अपन में u इक्वल टू n2 माइनस 1 अपन में r, जो कि एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ज़्यादा वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका लेंस बचेगा जो कि बहुत लंबा चलने वाला है आपका, अच्छा खासा है उसमें लेंस में। तो थैंक यू बच्चों।